So next term we write is homogeneous catalyst. Homogeneous catalyst का मतलब होता है अगर reactant और catalyst same physical state follow करते हैं, we'll say it homogeneous catalyst. So write down when reactant and catalyst have same physical state, when reactant and catalyst have same physical state, then catalyst is homogeneous catalyst. सबसे टिपिकल एग्जांपल है H2SO4 का प्रिपरेशन मेथड बाय लाइट चैम्बर प्रोसेस. तो अगर हम प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पी ब्लॉक में आप स्टडी करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय लाइट चैम्बर प्रोसेस. इस प्रोसेस में जो गैस होती है तो गैसियस रिएक्टेंट गैसेस होगा. इन दिस रिएक्शन SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है और SO3 फॉर्म होता है. So SO2 is gaseous form, oxygen is also in gaseous form, और इसमें जो कैटलिस्ट होता है that is NO gases. This is the catalyst for the reaction. तो ये homogeneous catalyst हुआ. तो अगर हमारे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट. ठीक है. उसके बाद दूसरा सेगमेंट लिखेंगे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट. नेक्स्ट टर्म इज हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट. तो अगर कोई भी रिएक्टेंट अगर कैटलिस्ट से डिफरेंट फिजिकल स्टेट में आ जाएगा तो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट बोलेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लो व्हेन एनी ऑफ द रिएक्टेंट when any of the reactant is in different physical state, then catalyst different physical state than catalyst then it is heterogeneous catalyst. तो इस कैटेगरी में अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस लिखें प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 का, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 के दोनों एग्जांपल मैंने इसलिए आपको बता दिए. प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस होगा अगर तो इस प्रोसेस में SO2 की O2 से रिएक्शन करा के SO3 बनाते हैं. SO3 गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, SO2 गैसियस फॉर्म में, बट इसका जो कैटलिस्ट होता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में होता है. ये देखिए हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हो गया. ठीक है. प्रोसेस अगर हम HNO3 का प्रिपरेशन भी इसी में दूसरा एग्जांपल लेंगे प्रिपरेशन ऑफ HNO3. So next process if I write preparation of HNO3 by Ostwald process, तो इस प्रोसेस में हम लोग अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं.
और इससे 4NO + 6 वाटर बनाते हैं और इस प्रोसेस में प्लेटिनम सॉलिड कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अमोनिया गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, और कैटलिस्ट देखो सॉलिड स्टेट में। दिस इज आल्सो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है, या फिर वेजिटेबल ऑयल को अगर घी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी हम लोग निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, उसमें भी सॉलिड कैटलिस्ट होता है। तो एक और एग्जांपल अगर लिखना चाहते हो, सो इट्स वेजिटेबल ऑयल तो अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है दैट इज निकल व्हिच इज इन सॉलिड स्टेट, और इससे वेजिटेबल घी बनता है व्हिच इज इन सॉलिड स्टेट। तो इस केस में भी देखो आप, सॉलिड स्टेट में कैटलिस्ट है और रिएक्टेंट हमारे गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। तो किसी एक का भी फिजिकल स्टेट अगर वेरी कर जाएगा तो इट इज रिफर्ड एज हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है, क्लियर आता है? इसके बाद अगला केस लिखेंगे हम लोग ऑटो कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑटो कैटलिस्ट। वनस्पति की बिल्कुल वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी का जो कन्वर्जन होता है वो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, एंड इन दैट प्रोसेस वी यूज निकल एज एन कैटलिस्ट। तो जो ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म है, घी जो बनता है वो सॉलिड फॉर्म में है, और कैटलिस्ट इसमें जो है वो निकल है जो सॉलिड स्टेट में। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट होता है तो वील से हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। अगला टर्म लिख रहे हैं ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी रिएक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कैटलिस्ट की तरह काम करे तो उसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। So write down when one of the product of the reaction, when one of the product of reaction acts as a catalyst, when one of the product of the reaction acts as a catalyst, then it is ऑटो कैटलिस्ट। जैसे सबसे पहला अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको, तो अगर हम KMnO4 का ऑक्सैलिक एसिड से टाइट्रेशन कराते हैं तो इस प्रोसेस में जो MnSO4 फॉर्म होता है, यानी कि Mn2+ आयन जो है वो कैटलिस्ट होता है। दिस रिएक्शन जो मैग्नीज 2+ आयन है वो कैटलिस्ट होता है। तो देखो Mn2+ रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। Can we explain again on the? तो अगर किसी भी रिएक्शन का कोई एक प्रोडक्ट अगर कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। जैसे KMnO4 का ऑक्सैलिक एसिड से अगर टाइट्रेशन कराते हैं एसिड कैटलिस्ट की प्रोसेस में, तो इस रिएक्शन में जो मैग्नीज 2+ फॉर्म होता है दैट इज कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। तो उसमें कैटलिस्ट अलग से ऐड नहीं करना पड़ा, पहले थोड़ा एफर्ट लगा के रिएक्शन कराई, मतलब विद सम टेम्परेचर, थोड़ा सा Mn2+ बनेगा तो आसानी से आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर आपने लैब में कभी टाइट्रेशन किया होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन होती है। अगर आपने वो प्रिकॉशन लिए हुए तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओ। द पॉइंट इज कि जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें अगर मान लो आपको पता चल जाए कि KMnO4 का जो रेटिंग है वो लेट्स से 15 ml है और किसी ने एक साथ उसमें 12-13 ml KMnO4 मिला दिया तो कलर डिसअपीयर ही नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा। सो इट इज बिकॉज KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड से जो रिएक्शन है बहुत स्लो रेट से होती है। टाइट्रेशन में नॉर्मली हम लोग हीटिंग नहीं करते तो रिएक्शन रेट टेम्परेचर से नहीं चेंज करा सकते, इस वजह से KMnO4 को कलर डिसअपीयर करने में बहुत टाइम लगता है। जो लोग एक्सपेरिमेंट को ठीक से करना जानते हैं व्हाट दे डू इज पहले एक ड्रॉप ऑफ KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड में डालते हैं और उसे शेक करते हैं। तो शेक करने से हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा पाते हैं कि 1 ml KMnO4 जो है वो रिएक्ट करते हैं
एक बार KMnO4 रिएक्ट करके H2CO4 से Mn2+ बन जाता है सोल्यूशन में, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती, आप कंटिन्यूअसली KMnO4 ऐड करते जाओ, वो इमीडिएट डिसअपीयर होता चला जाएगा और टाइट्रेशन आपका स्मूथली परफॉर्म हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो Mn2+ आयन जो है यहाँ पे वो कैटलिस्ट है। ठीक, अब इसी तरह का अगर एक और रिएक्शन देते हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एक रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग C2H5 या CH3CO C2H5 लेते हैं, अब ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इस रिएक्शन में H+ कैटलिस्ट होता है। अगर वो कैटलिस्ट आपने पहले ही ऐड कर दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर कैटलिस्ट नहीं ऐड करा तो इस रिएक्शन में जो एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा और वो इस रिएक्शन का कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो H+ आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिटिक एसिड इज कैटलिस्ट फॉर द above reaction. Is catalyst for above reaction. तो उसमें ध्यान से देखो, जो एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ है वो एक प्रोडक्ट भी है इस रिएक्शन का, और एसिटिक एसिड से जो H+ आयन प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह भी काम करेगा। समझ में आया पॉइंट? एक और रिएक्शन अगर देखनी है, ये भी हम लोग ऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो C12, ये आप कितने लिखो, 2 एग्जाम्पल लिखो। अच्छा, ऊपर वाले रिएक्शन में एक और ध्यान से चीज देख सकते हो आप कि जो एसिटिक एसिड है वो एक्वस मीडियम में बन रहा है, ऊपर वाली पूरी रिएक्शन सॉल्यूशन फॉर्म में वर्कआउट कर रही है। यू कैन आल्सो से दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन। समझ में आया? तो एसिटिक, अगर हम ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो नॉर्मली H+ आयन इसका कैटलिस्ट होता है, बट इस रिएक्शन में जो एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है वही H+ आयन प्रोड्यूस कर देगा, तो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। इसका नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट में क्या होता है, एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन दूसरी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करती है। सो राइट डाउन, व्हेन one complete chemical reaction, when one complete chemical reaction acts as a catalyst for the reaction, when one complete chemical reaction acts as a catalyst for the reaction, then such reaction is induced catalyst. And such reaction is induced catalyst. समझ आया? अगर एक पूरी केमिकल रिएक्शन दूसरी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग इंड्यूस्ड कैटलिसिस बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लिखना हो इसका, तो जो सोडियम आर्सेनाइड होता है Na3ASO3, उसका अगर हम एयर से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो Na3ASO4, तो ये नॉर्मली बहुत स्लो रिएक्शन होती है। बट अगर हम इसी केमिकल रिएक्शन में सोडियम सल्फेट को ऑक्सीडाइज कराना स्टार्ट करते हैं तो उससे रेट ऑफ द रिएक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन में अगर हम Sir, please again explain the example. Na2SO3 का ऑक्सीडेशन Na2SO4 के साथ कराएं तो ये रिएक्शन इंड्यूस्ड कैटलिस्ट होती है।
ध्यान से समझो, अगर हम सोडियम आर्सेनाइड का केवल ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो सोडियम आर्सेनाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन एक नॉर्मल रूटीन रिएक्शन है। तो अगर हम एक ही वेसल में सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को ऑक्सीडाइज करा दें तो सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड दोनों का ऑक्सीडेशन अगर एक साथ एयर से कराया जाए तो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन की वजह से सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन इजीली परफॉर्म हो रहा है। इसलिए सोडियम सल्फाइड वाली केमिकल रिएक्शन सोडियम आर्सेनाइड वाली केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है। समझ आया? अगली रिएक्शन में देखो, अगर हम मर्क्यूरी क्लोराइड का ऑक्सैलिक एसिड से रिडक्शन कराएं तो ये He2Cl2 और CO2 बनना चाहिए। ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है, बट अगर इस रिडक्शन को KMnO4 के रिडक्शन के साथ परफॉर्म करा दे तो इस रिएक्शन का रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। तो जो KMnO4 का रिडक्शन है, जो इस रिएक्शन में KMnO4 का रिडक्शन है वो ऊपर वाली रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट से तरह काम कर रहा है। तो इस चीज को मेंशन कर सकते हो, रिडक्शन ऑफ KMnO4 by oxalic acid is catalyst for reduction of mercury chloride with oxalic acid। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि कैटलिस्ट कोई एक सब्सटेंस नहीं है, पूरी केमिकल रिएक्शन है। जैसे पहले वाले एग्जांपल में मैंने बताया, सोडियम आर्सेनाइड से सोडियम आर्सेनाइड का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसके लिए सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन उसका कैटलिस्ट है पूरा। सिमिलरली यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड का जो रिडक्शन है ऑक्सैलिक एसिड से उसको KMnO4 का रिडक्शन कैटलाइज कर रहा है। तो अगर एक पूरी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन दूसरी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करती है तो ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है सर, वो भी समझा ना सर। क्या हो? इसके बाद अगला टर्म लिखेंगे कैटलिस्ट प्रमोटर। ये ऐसी को एक्टिवेटर भी बोलते हैं। कैटलिस्ट प्रमोटर और एक्टिवेटर। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे कैटलिस्ट प्रमोटर और एक्टिवेटर। तो देखो, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप में कैटलिस्ट नहीं होते, लेकिन अगर इस सब्सटेंस को कैटलिस्ट के साथ ऐड कर दिया जाए तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट प्रमोटर में लिखो, these are the substances, these are the substances which increases activity of catalyst but alone they cannot catalyze a chemical reaction. But alone they cannot catalyze a chemical reaction. मतलब ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को तो बढ़ाएगा, बट अगर केवल अकेले कैटलिस्ट प्रमोटर ऐड कर दिया जाए तो रिएक्शन रेट में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब कैटलिस्ट प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को तो बढ़ा सकते हैं, मतलब कैटलिस्ट जितना कैटलाइज कर रहा था अगर उसके साथ और ऐड कर दोगे तो और रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। बट अगर आपने केवल एक्टिवेटर लिया हुआ है तो वो कैटलिटिक एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता। सो कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैटलिस्ट प्रमोटर होते हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस को रफ बना देते हैं, और रफ सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अलग से लिख लो।
So write down activators makes the surface of catalyst more rough, hence increases effective surface area, क्योंकि रफ सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, hence increases effective surface area which increases activity of the catalyst. तो जब तक कैटलिस्ट सरफेस नहीं होगी तब तक कैटलिस्ट प्रमोटर कुछ नहीं कर सकता। जैसे इसका सबसे टिपिकल एग्जांपल जो है वो हैबर्स प्रोसेस अमोनिया है। हैबर्स प्रोसेस से जब हम अमोनिया फॉर्म करते हैं तो उसमें आयरन कैटलिस्ट लेते हैं और मॉलिब्डेनम जो होता है वो कैटलिस्ट प्रमोटर होता है वहां पे। तो अगर इसका एग्जांपल लिखना है तो आप हैबर्स प्रोसेस अमोनिया लिख लो। हैबर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अगर हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाना होता है तो इस रिएक्शन में आयरन कैटलिस्ट होता है, नाइट्रोजन गैसियस रिएक्शन, हाइड्रोजन गैसियस से रिएक्शन कराता है। तो इस प्रोसेस से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैसेस फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में आयरन कैटलिस्ट लेते हैं और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर होता है और ये रिएक्शन अराउंड 200 atm प्रेशर पे और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर परफॉर्म होती है। ठीक है, उसमें जो आयरन है वो कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम जो है वो कैटलिस्ट प्रमोटर है। तो मतलब अगर आप हैबर्स प्रोसेस अमोनिया में केवल मॉलिब्डेनम यूज करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। आयरन यूज करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा और अगर आयरन और मॉलिब्डेनम लोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे ज्यादा आएगा। यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम है वो कैटलिस्ट प्रमोटर है और आयरन जो है वो कैटलिस्ट। समझ आया? तो इस रिएक्शन में जो मैंने आयरन लिखा हुआ है ये कैटलिस्ट है और जो मॉलिब्डेनम लिखा है ये कैटलिस्ट प्रमोटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कैटलिस्ट पॉइजन और डीएक्टिवेटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे कैटलिस्ट पॉइजन और डीएक्टिवेटर। सो कैटलिस्ट पॉइजन और डीएक्टिवेटर क्या होगा? ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन कराएगा जबकि अपने आप में कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर सकता। सो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट बट अलोन they cannot catalyze a chemical reaction. But alone they cannot catalyze a chemical reaction. अब जो एक्टिवेटर था वो सरफेस एरिया को रफ बनाता था, डीएक्टिवेटर जो है सरफेस एरिया को more smooth बनाएगा। So deactivators makes the surface of the catalyst more smooth, hence decreases effective surface area, which decreases activity of the catalyst. इसका एग्जांपल आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, लिंडास कैटलिस्ट जानते हो? अगर हम RC ट्रिपल बॉन्ड CR का रिडक्शन कराएं हाइड्रोजन के साथ विद लिंडास कैटलिस्ट, तो इससे सिस एल्कीन बनती है। जो लिंडास कैटलिस्ट होता है इसमें पॉइजनिंग करी जाती है। लिंडास कैटलिस्ट में पैलेडियम जो है वो कैटलिस्ट होता है
और उसमें BaSO4 से पॉइजनिंग की जाती है इन क्यूनोलिन सॉल्वेंट। ये आपका कैटलिस्ट पॉइजन होता है। तो नॉर्मली अगर केवल कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ ये एल्केन तक रिड्यूस हो सकता था, बट आपने इसमें BaSO4 क्यूनोलिन से पॉइजनिंग करा दी तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो गई, तो इससे ये एल्कीन पे रिएक्शन रुक जा रही है। सिल एडिशन होता है, सिस एल्कीन फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कैटलिस्ट affects the kinetics of a chemical reaction. Catalyst affects the kinetics of a chemical reaction kinetics of chemical reaction का मतलब rate of the reaction, rate constant और एक्टिवेशन एनर्जी। So catalyst affect the kinetics of a chemical reaction. Kinetics of chemical reaction मतलब rate of the reaction, rate constant और एक्टिवेशन एनर्जी, तीन टर्म को अफेक्ट करता है। But don't affect thermodynamics of a chemical reaction, but don't affect thermodynamics of a chemical reaction thermodynamics of chemical reaction का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एंथैल्पी। कोई भी कैटलिस्ट हमेशा काइनेटिक्स वाले पैरामीटर्स को अफेक्ट करेगा, थर्मोडायनेमिक्स वाले पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। काइनेटिक्स वाले पैरामीटर्स का मतलब हुआ रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक्स में जितने पैरामीटर्स पड़े। और थर्मोडायनेमिक्स वाले पैरामीटर्स को अफेक्ट नहीं करता है, दैट इज पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एंथैल्पी। तो कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंथैल्पी या इक्विलिब्रियम की पोजीशन कभी अफेक्ट नहीं होती। कैटलिस्ट से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, रेट कांस्टेंट में चेंज आ सकता है और एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो सकती है। समझ में आई बात? अगर इस चीज को यहाँ पे कंपैरिजन में लिखूं तो देखो रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है K is equal to A e raised power minus E by RT। तो रेट कांस्टेंट को कैटलिस्ट अफेक्ट करेगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है K इक्विलिब्रियम, ये होता है A e raised power minus delta H by RT। समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट क्या हुआ कि कैटलिस्ट जो है वो काइनेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। उसको मैंने आपको बताया रेट कांस्टेंट K इक्वल टू A e raised power minus E by RT है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू A e raised power minus delta H by RT है। मैंने लिखा सेकंड पॉइंट है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर अ रिएक्शन। क्योंकि कैटलिस्ट अगर रिएक्शन में यूज होता है तो फिर से फॉर्म हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस। उसके बाद कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं,
बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहती है. सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, catalyst may participate in a chemical reaction but its concentration remains constant in a chemical reaction. ठीक है, but its concentration remains constant in a chemical reaction. Please repeat. And next point पे लिखेंगे, if an equilibrium, in an equilibrium, catalyst affects both forward and backward reaction equally. So in an equilibrium, catalyst affects both forward and backward reaction equally. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख रहे हैं. तो जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड करती है वो करती है डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ केमिजॉर्प्शन. इस पॉइंट पे लिखिए, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन its extent of activity of a catalyst depends on activity of the catalyst depends on extent of its chemosorption, extent of its chemosorption, like for hydrogenation, of alkene, 5 to 11 elements are good catalysts. But activity is higher for group 7 to 9. आपको पता है कि जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब अच्छे कैटलिस्ट माने जाते हैं. जो 7, 8, 9 वाली सीरीज है वो सब अच्छे कैटलिस्ट होते हैं. अदरवाइज 5 से 11 के बीच में आप कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हो. तो जैसे इसका एग्जांपल लिखूं मैं अगर, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन है, इसका अगर हाइड्रोजन से रिडक्शन करा रहे हैं तो आप जानते हो इस प्रोसेस में यहाँ पे निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम ये सब वर्कआउट करेंगे. सो निकेल से रिएक्शन कराएंगे तो एल्केन बनेगी. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेलेक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कैटलिस्ट आर selective for their action. So with same reactants, different products are possible using different catalysts. So catalysts are selective for their action. So with same reactants, different products are possible using different catalysts. देखो मैंने एक एग्जांपल नीचे मार्क किया हुआ है. अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं एंड इन दिस प्रोसेस यू यूज निकेल एज एन कैटलिस्ट, तो देखो इसका प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन है. आप देखो तीनों रिएक्शन के रिएक्टेंट सेम है.
कैटलिस्ट डिफरेंट है और प्रोडक्ट देखो डिफरेंट है। तो अगर हम सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ कैटलिस्ट बदल दें तो प्रोडक्ट डिफरेंट आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने से निकल कैटलिस्ट से CH4 बनता है, कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2O3 कैटलिस्ट से मेथनॉल बनता है और कॉपर कैटलिस्ट से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखना है तो आप ऑर्गेनिक वाला एग्जांपल लिखिए। ऑर्गेनिक में हम लोग एल्काइन का रिडक्शन कराते हैं। तो if you take R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये R लिया, इसका रिडक्शन निकेल बोरोइड से करा दो। सो रिडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस या लेंडास कैटलिस्ट करा दो, एक ही बात है। सो इसका रिडक्शन अगर हमने निकेल बोरोइड के साथ कराया तो इस प्रोसेस से सिस एल्कीन बनती है। बट अगर इसी में आप सोडियम में लिक्विड अमोनिया यूज करते हो तो ट्रांस एल्कीन फॉर्म होती है। सोडियम में लिक्विड अमोनिया अगर आप यूज करते हो इसी प्रोसेस में ट्रांस एल्कीन फॉर्म होती है। समझ आया? तो निकेल बोरोइड के साथ सिस एल्कीन बन रही है, सोडियम में लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रांस एल्कीन बन रही है। तो कैटलिस्ट अगर चेंज करते हैं तो सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स का डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। प्रोडक्ट भी डिफरेंस हो सकता है, स्टीरियो डिफरेंट हो सकता है। तो कैटलिस्ट अपनी पर्टिकुलर रिएक्शन के स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब हमें समझना है कि कैटलिस्ट काम कैसे करते हैं। So next phenomenon we have to learn how catalyst works. अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग कैटालिटिक एक्शन हम लोगों को सीखना है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। देखो अपने सिलेबस के हिसाब से तो हमें मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस पढ़ना है, बट उस थ्योरी को समझने के लिए पहले आपको दो ओल्ड थ्योरी समझनी पड़ेगी क्योंकि वो दोनों थ्योरीज का कॉम्बिनेशन। थ्योरी ऑफ कैटालिसिस में हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, इसका कुछ पार्ट आपको ऑर्गेनिक में सिखाया गया होगा, आपने हाइड्रोजनेशन की मैकेनिज्म सीखी होगी, तो सर मैं आपको बताया होगा कैसे ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी काम करती है। अदरवाइज मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो जैसे मान लो हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस लिखेंगे एल्कीन का, सो वी हैव RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा रहे हैं निकल कैटलिस्ट के साथ, तो इससे बनता है RCH2 CH3 और ये रिएक्शन अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे काम करती है। ठीक है, बट अगर इसी केमिकल रिएक्शन में निकेल की जगह हम लोग रानी निकेल यूज कर रहे हैं, रानी निकेल जो है वो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकेल होता है, तो सेम रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस पे फंक्शन करने लगती है, सेम हीट प्रोवाइड करती है। तो रानी निकेल जो है वो पाउडर्ड निकेल होता है, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड निकेल, उसका सरफेस एरिया निकेल से ज्यादा होता है, इसलिए उसकी यील्ड जो है या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो निकेल से बेटर हो जाती है। सो बेसिकली रानी निकेल इज पाउडर्ड निकेल, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा
और सरफेस एरिया सो बेटर कैटालिटिक एक्टिविटी। जो रिएक्शन निकेल के साथ अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रही है, जो रानी निकेल है वो मोर सरफेस एरिया फॉलो कर रही है, इसलिए बेटर कैटालिटिक एक्टिविटी फॉलो करता है देन निकेल। ठीक है, अब देखो अगर आपको कैटलिस्ट का फंक्शन समझना है तो कैटलिस्ट फंक्शन यहाँ पे 3 स्टेप में वर्कआउट कर रहा है। सबसे पहले निकेल सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब हुई, फिर एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से हुई, तो एल्कीन प्लेनर मॉलिक्यूल है तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से बॉन्डेड हुए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसी को से एडिशन लिख सकते हो। अगर ऑर्गेनिक एस्पेक्ट से लिखें तो बिकॉज दोनों हाइड्रोजन जो है वो निकेल सरफेस पे एब्सॉर्ब है तो फ्री नहीं हो सकते, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही कनेक्ट होंगे। तो आप देखो मैंने जो ग्रीन कलर से बॉन्ड बनाया है वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, रेड कलर वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एल्कीन से दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से कनेक्ट हो गए, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तीसरे स्टेप में डिसऑक्शन हुआ तो हाइड्रोजन ने निकेल सरफेस को छोड़ दिया और आपको एल्केन फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। सो दिस इज एक्चुअली 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज डिसऑक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकेल सरफेस, सेकंड स्टेप इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बाय एक्सिन एडिशन, एंड द थर्ड स्टेप इज डिसऑक्शन। सेकेंड स्टेप में जो रेड वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, तो एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए। चूंकि दोनों हाइड्रोजन निकेल सरफेस पे पहले ही होल्डेड है तो वो फ्री नहीं है, दूसरे एंड से जाके अटैक नहीं कर सकते, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही बॉन्ड होंगे। दैट्स व्हाई सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब होता है दोनों बॉन्ड सेम साइड से बनेंगे। तो इन दिस रिएक्शन सिन एडिशन। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हुआ डिसऑक्शन, तो आपका प्रोडक्ट फ्री हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कोल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी, जिससे हम लोग कैटलिस्ट का फंक्शन समझाते हैं कि कैटलिस्ट कैसे काम कर रहा है। तो आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है कैटलिस्ट जितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन उतना हायर आएगा, या कैटालिटिक एक्टिविटी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा, और जितना ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा रेट ऑफ द रिएक्शन उतना हायर हो जाएगा। तो इस थ्योरी से आप आसानी से बता सकते हो इस सरफेस एरिया बनाने से कैसे कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट थ्योरी इज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इसमें मैंने आपको बताया बेंजीन की रिएक्शन अगर CH3Cl से करा रहे हैं तो उसमें क्लोरीन प्लस HCl बन रहा है, और इस रिएक्शन का कैटलिस्ट जो है वो एनहाइड्रस AlCl3 है। और इस थ्योरी का एडवांटेज है कि हम इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट। तो मैंने बताया इस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ AlCl3 इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन। अब इस पार्ट को अगर एक्सप्लेन करना है तो उसकी मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी। तो मैकेनिज्म स्टेप में देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो CH3Cl है उसमें क्लोरीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा सबसे पहले, तो इससे फॉर्म होगा CH3 प्लस AlCl4 माइनस, ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। ये इसको आप इंटरमीडिएट बोल सकते हो। अब ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ बेंजीन का इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो मैकेनिज्म तो आपने आप लिख लोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ कैटलिस्ट एक्टिविटी समझा रहा हूँ बस। बाकी ऑर्गेनिक आप मैकेनिज्म जानते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन पहले इधर शिफ्ट होगा, एल्केन पे अटैक करेगा, बाद में एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। अगर लिखना है तो पूरा भी लिख लो, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। यहाँ पे H आएगा, ये प्लस चार्ज आएगा, बाद में एरोमेटिसिटी रीगेन कराने के हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉक कर देगा, और फाइनली आपको क्लोरीन मिल जाएगा और H+ फ्री होगा। अब जो H+ फ्री हुआ है वो दोबारा AlCl4 माइनस से रिएक्ट करेगा और इससे HCl बनेगा, और AlCl3 देखो दोबारा रिकवर हो गया, और जो रिकवर हो गया ये फिर से दोबारा अगले स्टेप में यूज आएगा। सो विल बी रीयूज्ड इन फर्स्ट स्टेप। तो यही कैटलिस्ट बार बार रीयूज होता जाएगा, इसलिए कैटलिस्ट के अमाउंट से रेट ऑफ द रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये दो थ्योरी समझनी है, एक ओल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी।
मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में देखो जो सबसे पहली चीज आपको नोटिस करनी है वही है, द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, जो मैंने अभी आपको दोनों सिखाई। सो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये आपके सीबीएसई बोर्ड का मेन पार्ट हो गया। ठीक है, थ्योरी में देखो 5 स्टेप होते हैं पूरे पूरे। सबसे पहले स्टेप में देखो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो कैटलिस्ट सरफेस पे डिफ्यूज होते हैं सबसे पहले। दूसरे स्टेप में एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो जो डिफ्यूज हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो एडजॉर्ब हो जाएगा पहले सरफेस पे, फिर वहां पे केमिकल रिएक्शन वर्कआउट करेगी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो देखो पहले दो स्टेप आपके ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी से मैच कर रहे हैं, और उसके बाद देखो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है, सेकंड थ्योरी से मैच कर रहा है। सो अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो देखो ये वाला पार्ट जो है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी से मैच कर रहा है, और ये वाला पार्ट एडजॉर्प्शन थ्योरी से मैच कर रहा है। सो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी जिसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो अगले स्टेप में देखो डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड देयरबाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन, और कैटलिटिक सरफेस एरिया जो है वो अपने आप ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। और लास्ट स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो कैटलिस्ट सरफेस दोबारा फ्री हो गई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज कराने के लिए। सो पहले स्टेप में रिएक्टेंट्स का डिफ्यूजन, दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट्स का एडजॉर्प्शन, तीसरे स्टेप में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्रू केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तीसरे स्टेप में चौथे स्टेप में प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन, और पांचवें स्टेप में प्रोडक्ट्स का डिफ्यूजन। तो ऐसे 5 स्टेप प्रोसेस है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू मेंशन ऑल दीस 5 पॉइंट्स, तो आपके पूरे मार्क्स बन जाएंगे। बाकी कंपटीशन में मुझे लगता है इससे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं बिकॉज सिंपल थ्योरी है। तो जो क्वेश्चन कंपटीशन में बनेगा वो पीछे वाली दोनों थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट वन ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी जिसमें पता चल रहा है कि कैटलिस्ट सरफेस एरिया बढ़ाने से एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, और सेकंड थ्योरी में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें स्टार्ट करना है, दिस इज कॉल्ड सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। अगला टर्म लिखिए सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब होता है कि अगर किसी कैटलिस्ट का पोर साइज और रिएक्टेंट का अपना साइज, इसके ऊपर अगर कैटालिटिक एक्टिविटी डिपेंड करने लग जाए तो उसको बोलते हैं सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो इट्स गिवन द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो अगर कोई कैटालिटिक एक्टिविटी पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर जाए तो उसको बोलते हैं सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस। अब इस कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है दैट इज कॉल्ड जियोलाइट। क्वेश्चन इसी से आता है, आप लोगों ने लास्ट ईयर पी ब्लॉक में पढ़ा होगा जियोलाइट। 3D सिलिकेट में से अगर हम सम ऑफ द सिलिकॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम कर दें तो जो नया नेटवर्क बनता है उसको बोलते हैं जियोलाइट्स। हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करते टाइम हाइड्रोजन भी पढ़ा होगा। अदरवाइज पी ब्लॉक में जब हम लोग सिलिकॉन पढ़ते हैं तो सिलिकॉन के एंड में लास्ट कंपाउंड दे रखा है जियोलाइट। ठीक है, तो जियोलाइट जो है वो गुड सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है क्योंकि इसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है दैट इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब समझते हो? तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसके पोरस जो साइज है उसकी वजह से ये रिएक्टेंट्स को एग्जैक्टली उसमें फिट करता है और फिर एकदम स्पेसिफिक रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो जो जियोलाइट है पहले उसकी डेफिनेशन समझ लो। तो जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट with 3-dimensional network of silicate in which some silicons are replaced by aluminium atom giving ALOSI framework। ये आपका जियोलाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपने पी ब्लॉक में पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी 3D सिलिकेट नेटवर्क स्ट्रक्चर में से हम कुछ सिलिकॉन एटम्स को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करते हैं तो उससे जो ALOSI फ्रेमवर्क क्रिएट होता है दिस इज कॉल्ड जियोलाइट्स।
अब जो जियोलाइट्स की रिएक्शन है वो डिपेंड करती है उसके साइज और शेप ऑफ द रिएक्टेंट एंड अपने पोर्स के ऊपर, इसलिए एक अच्छी कैटेगरी ऑफ सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लीजिए। जियोलाइट्स को हम लोग बेसिकली कैटलिस्ट एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और इस कैटेगरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है विच इज कॉल्ड ZSM5। मेजॉरिटी टाइम यही क्वेश्चन आता है, इसको ठीक से लर्न कर लेना है। तो जियोलाइट कैटेगरी का एक कैटलिस्ट है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, ZSM5, और इसका काम होता है ये अल्कोहल को डायरेक्टली पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू पेट्रोल। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय पेट्रोल क्राइसिस के टाइम पे अगर कोई ऐसा कैटलिस्ट मिल जाए जो पेट्रोल बनाने में काम आ जाए, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। तो ZSM5 एक कैटलिस्ट है जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो अल्कोहल को डायरेक्टली पेट्रोल में कन्वर्ट करने का काम आता है। समझ गए? तो दीज आर सम 4-5 पॉइंट्स जो आपको सेफ सिलेक्टिव कैटलिसिस में लर्न करना है। पहली बात बताइए कि सेफ सिलेक्टिव कैटलिसिस का मतलब होता है पोर स्ट्रक्चर और रिएक्टेंट का साइज एंड प्रोडक्ट का साइज अगर कैटलिस्ट कैटालिटिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है तो सेफ सिलेक्टिव कैटलिसिस। दूसरा पॉइंट, इसका एग्जांपल जियोलाइट। तीसरा पॉइंट, जियोलाइट क्यों अच्छे सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, तो उसका आंसर है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जियोलाइट क्या होता है, ये आपने बी ब्लॉक में पढ़ा हुआ है, aluminosilicate of three-dimensional network structure of silicate in which some of the silicons are replaced by aluminum having ALOSI framework। मतलब 3D सिलिकेट स्ट्रक्चर में से कुछ एल्यूमिनियम को, कुछ सिलिकॉन को अगर हम एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर देते हैं तो जियोलाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको जियोलाइट का एक सिंपल एग्जांपल लिखना हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, Na2Al2Si2O8, ये एक टाइप ऑफ जियोलाइट है। So Si8O8 फॉर्म बनना चाहिए था, Si4O8 फॉर्म होना चाहिए था, तो दो सिलिकॉन को दो एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया, तो जो नया नेटवर्क बना उसको जियोलाइट बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो मैंने बताया, जियोलाइट्स को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन के लिए यूज करते हैं, और इस सीरीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है वैसे ZSM5 जो डायरेक्टली अल्कोहल को गैसोलीन या पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।